So welcome. We are dealing with animal husbandry part of a chapter 9, strategies for enhancement in food production. तो बघा चॅप्टर 9 जो आहे स्ट्रॅटेजीज फॉर एन्हान्समेंट इन फूड प्रोडक्शन, त्याच्यातला पहिला पार्ट आहे ॲनिमल हजबंडरी. त्याच्यात पहिलं व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण डेअरी मॅनेजमेंट पाहिलं. सेकेंड वीडियो लेक्चर में अपन पोल्ट्री फार्मिंग पाहलं. तो अब देखो ये तीसरा हमारा वीडियो लेक्चर है एनिमल हस्बेंड्री पे, जिसमें एनिमल ब्रीडिंग पे बात होगी. मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एनिमल हस्बेंड्री वाले हिस्से पे एक क्वेश्चन आता है. ज़्यादातर ये देखने को मिला कि वो क्वेश्चन इस पार्ट से आता है, एनिमल ब्रीडिंग वाले पार्ट से. तो आप ध्यान दीजिए और मैं मेरी तरफ से हर कोशिश करूँगा कि आपको इसमें से हर ब्रीडिंग मेथड एग्जाम्पल समेत मैं आपको बताऊँगा और आपको वो समझ में आएगी. बस आप फोकस करिए, आप ध्यान दीजिए, सुनो. वन ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंडरी इज ॲनिमल ब्रीडिंग. तो सर तुम्ही म्हटलं की ॲनिमल हजबंडरीचा एक आस्पेक्ट आहे ॲनिमल ब्रीडिंग. म्हणजे काय? तो ऐसे नहीं कि फार्म पे सिर्फ कैटल्स, शीप, गोट, कैमल, हॉर्स, डोंकी ऐसे प्राणियों को सिर्फ हमें रेज करना है, उनके प्रोडक्ट एक्सप्लॉइट करना है, इतना नहीं. हम चाहते कि उनकी अच्छी ब्रीड भी बनाएं. सो वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हजबंडरी इज एनिमल ब्रीडिंग. मी म्हटलं नुसतं शेतावर हे पशुधन म्हणजे गाई, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या, उंट किंवा गाढव किंवा घोडे, पोल्ट्री बर्ड, हे नुसतं आपल्याला संगोपनच नाही करायचं, पण आपल्याला ब्रीडिंग करून त्यांच्या चांगल्या चांगल्या ब्रीड्स बनवायच्या आहे, ज्याला आपण जाती विकसित करणे म्हणतो. सो ॲनिमल हजबंडरीचा एक इम्पॉर्टंट पार्ट असतो एनिमल ब्रीडिंग. अब सवाल ये है कि हम एनिमल का ब्रीडिंग करके नई ब्रीड क्यों निकालना चाहते? ब्रीडिंग करून आपल्याला नवीन प्रजाति का काढायची आहे? तो सर हमारे कुछ उद्देश्य है. अब किसी किसान बंधु से पूछेंगे कि जो काउज है आप क्या चाहते वो कैसी हो, तो वो कहेंगे कि पर लैक्टेशन मिल्क ईल्ड अधिक हो. माने जो भी 7-8 महीने वो गाय दूध देगी तो वो अधिक से अधिक उसने दूध देना चाहिए. जहाँ पर बीफ कैटल्स का रेयरिंग होता है, म्हणजे मांसासाठी, मटणासाठी जिथं जनावरं पाळल्या जातात, तो वहाँ के किसानों को अगर पूछे कि अब आप दूध तो नहीं निकालते पर आपको इस कैटल से क्या अपेक्षा है, तो वो कहेंगे कि लीन मीट विथ लेस लिपिड. म्हणजे हे मांस असं असावं कि ज्यात कोलेस्टेरॉल, लिपिड्स कमी असावे. तो हमारे ब्रीडिंग करने के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव है, कभी हम चाहते कि मोर मिल्क ईल्ड पर लैक्टेशन फ्रॉम काउ. मुर्गी आहे तो मोर एग्स पर ईयर. अगर बीफ कैटल्स है तो मोर मीट विथ लीन मीट. म्हणजे जे मांस भेटतं ते जास्त असावं पण त्याच्यात लिपिड कमी असावे. तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड एनिमल ब्रीडिंग. तो बिफोर वी स्टार्ट द मेथड्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, म्हणजे कसं प्राण्यांची नवीन व्हरायटी काढतात, ब्रीड काढतात, वो समझने से पहले हम ब्रीड क्या है वो समझेंगे. तो इसके पहले भी मैंने कहा कि देखो, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स having common ancestor
एंड दे आर सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर। सो प्राणियों का ऐसा ग्रुप, झुंड, जिन सभी का एंसेस्टर कॉमन हो, उनका पूर्वज एक हो, और वो सारे जो एनिमल्स है उस झुंड के, वो अधिकतम सरीके दिखते होंगे इन साइज, शेप, बॉडी कॉन्फ़िगरेशन, कलर एटसेट्रा। मैं आपको एक उदाहरण दूं, हे जे आपले काठेवाड बांधव असतात, तो कहीं आप रोड से जा रहे तो उनका ऐसा 100-150 गाय बैलों का झुंड आपने देखा होगा। सभी का रंग देखो एक समान है, इट इज ब्राउनिश। सभी के कान देखो वो कैटल के सरीके हैं, ड्रूबिंग। तो वैसे ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल having common ancestor and they are similar in most of the character like size, shape, body configuration. In हिंदी, प्राणियों का ऐसा झुंड जिसका पूर्वज एक हो और वो दिखने में एक समान हो। जैसे आपने नंदी बैल देखा है तो सफेद रंग का होता है, वेरी स्ट्रांग होता है, अट्रॅक्टिव्ह उसके हॉर्न्स होते हैं। जसं आपण जर्सी गाई म्हटलं तर छोटे शिंग असतात, तिला ठिपके ठिपके असतात, तो ऐसे। तो ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल हैविंग कॉमन एंसेस्टर विच आर सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर लाइक साइज, शेप, कलर, बॉडी कॉन्फ़िगरेशन। तो लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ सर्टन ब्रीड्स। तो ट्राय टू रिकॉल विच आर द 6 बफेलो ब्रीड्स ऑफ इंडिया। म्हणजे आपल्या देशात म्हशींच्या 6 ब्रीड्स कोणत्या आहे? तो सर नीली, सुरती, नागपुरी, मुर्रा, मेहसाना, जाफराबादी। काऊ ब्रीड्स तुम्हाला कोणत्या माहिती आहे? सर गीर, साहिवाल, सिंधी। ऐसे बहुत सारी, इसके पहले भी आपने कभी सुना होगा कि गौड़ाऊ, थारपारकर, अमृत महल, कॉन्क्रेज। जैसे वो बाहुबली फिल्म में जो बैल दिखाए थे तगड़े, दे बिलोंग टू द ब्रीड कॉन्क्रेज। तो ये है गाय की और बफेलो की ब्रीड्स। अब हम जानते व्हाट इज ब्रीड। हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे, काऊ ब्रीड्स, बफेलो ब्रीड्स। हम लोग ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्ह भी जानते की आपल्याला अशी गायीची ब्रीड बनवायची आहे की तिने एका वेतामध्ये जास्तीत जास्त दूध द्यावं, असे अनेक वेत तिने करावे, कोंबड्यांमध्ये तिने अधिक अंडे द्यावेत, आणि मांसासाठी जर फार्मिंग करायचं असेल तर त्या मांसामध्ये त्याला लीन मीट म्हणतात, म्हणजे त्यात लिपिड्स कमी असले पाहिजे। तो ये हमने देखा। अब चलो हम देखते एनिमल ब्रीडिंग की मेथड्स। 2 तरीकों से एनिमल ब्रीडिंग हो सकता है। आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन होगा। मैंने यहाँ पे उनको कैटेगोराइज किया की ॲनिमल ब्रीडिंग 2 पद्धतीनं केल्या जातं। इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग मतलब एक ही ब्रीड हो, इन ब्रीडिंग, एंड आउट ब्रीडिंग। तो फिलहाल हम इन ब्रीडिंग की बात करते। तो सुनो, ये इन ब्रीडिंग कैसे किया जाता। तो पहले मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा और फिर मैं थेरोटिकली उसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आपको बोर्ड में राइट अ नोट ऑन इन ब्रीडिंग और डिस्क्राइब इन डिटेल इन ब्रीडिंग। तो पहले एग्जाम्पल फर्ज करो कि आप किसी फार्म को विजिट करते हैं। उदाहरण घ्या की तुम्ही एखाद्या ॲनिमल फार्मला विजिट केली और वहां पे 200 गिर कैटल्स है। तो सर आपने कहा कि हमने किसी फार्म को विजिट की और वहां 200 गीर नाम की ब्रीड के कैटल्स है। तो कैसे करते इन ब्रीडिंग देखो।
आप वो जो 200 कैटल्स है उसमें सुपीरियर फीमेल एंड सुपीरियर मेल इनको सिलेक्ट करो ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप। मतलब कि वो 200 जो कैटल्स है उसमें से अच्छी अच्छी फीमेल और अच्छे अच्छे मेल इनका चुनाव करना है हमें, जो दिखता है उसके आधार पे। एंड यू हैव टू क्रॉस देम इन पेयर। तो सर हे सगळे 200 जनावर आहे, यांची ब्रीड एकच आहे, फक्त गिर। और आपने कहा 200 में से अच्छी फीमेल अच्छे मेल इनको सिलेक्ट करो। मान के चलो कि 50 फीमेल और 50 मेल इनको आपने चुन लिया, म्हणजे 50 चांगल्या गायी आणि 50 चांगले बैल आपण निवडले 200 पैकी। ठीक है। अब फीमेल एंड मेल बिलोंग टू सेम ब्रीड, दैट इज गिर, एंड दे हैव अ कॉमन एन्सेस्टर, म्हणजे एका खानीचे जनावर आहेत ते। सो दे आर रिलेटिव्स, वो भाई बहन आहे, त्यांचं रक्ताचं नातं आहे। तो क्रॉसिंग ऑफ द एनिमल्स बिलोंगिंग टू one breed which are closely related. These are closely related because they have a common ancestor. अब आपको इन्हें क्रॉस करना है for 4 to 6 generation. And after every crossing, artificial selection. तो आपण प्रॅक्टिकल करतोय। आपण एका शेतकरी बांधवाच्या शेतावर गेलो, तिथं 200 गिर जातीचे जनावर होते। त्या 200 पैकी आपण 100 निवडले, 50 फिमेल 50 मेल। आता याच्या जोड्या किती होतील? तो सर 50 फिमेल 50 मेल, तो जोड्या 50। एक फिमेल एक मेल, एक फिमेल एक मेल, एक फिमेल एक मेल, अशा किती जोड्या होतील? 50 पेयर्स होतील। सो क्रॉसिंग ऑफ ॲनिमल्स इन पेयर, मेटिंग ऑफ ॲनिमल्स इन pair belonging to same breed which are closely related for 4 to 6 generation। तो अभी पहली जनरेशन देखो, तो 50 गायी आणि 50 बैल आहे, म्हणजे 50 जोड्या आहे, यांना आपण केलं क्रॉस। तो हमें बछड़े कितने मिलेंगे? सर 50। तो ही झाली सेकंड जनरेशन। सो गाय और बैल फर्स्ट जनरेशन, उनके बछड़े सेकंड जनरेशन। तर आता जे वासरं तयार झाले, जे पिल्लं तयार झाले, जो बछड़े हुए, वो कितने हैं? 50। अब इसमें करना होगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो आपण ते 50 बछड़े एका लाईनमध्ये ठेवले आणि त्याच्यातून निवडले 40, 10 रिजेक्ट केले। तो पहले हमने 200 में से चुने थे 100, 50 फीमेल 50 मेल, उनका किया क्रॉसिंग, फिर बछड़े हुए 50, 50 में से हमने सिलेक्ट किए 40 विथ डिजायरेबल कैरेक्टर वाले। जिनमें हार्मफुल कैरेक्टर्स आ गए, अनडिजायरेबल, उनका रिजेक्शन किया। आता 40 पैकी 20 फीमेल एंड 20 मेल्स, 20 गाय आणि 20 बैल। अब इनको वापस करना होगा आपको क्रॉस। तो हमने पहले ही कहा मेटिंग ऑफ एनिमल इन पेयर बिलोंगिंग टू सेम ब्रीड, व्हेरी क्लोजली रिलेटेड, म्हणजे कॉमन एंसेस्टर, खून का रिश्ता है उनके बीच में। ऐसा कब तक करना है? 4 to 6 जनरेशन तक। तो ये आपने पहली बार क्रॉस किया था, प्रोजेनी मिली, उसमें से 10 को रिजेक्ट किया, 40 को सिलेक्ट किया, वापस उनको क्रॉस करो। आता ह्या किती पेयर आहे? 20 गाय और 20 बैल।
तो फिर इनके बछड़े कितने मिलेंगे? 20। वापस उनमें से जो अच्छे हैं उसका करना होगा सिलेक्शन। सो एवरी टाइम क्रॉसिंग इज फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम चाहते कि माता और पिता से जिनमें अच्छे गुण का कॉम्बिनेशन हो उसे हम सिलेक्ट करेंगे और बाकी को रिजेक्ट करेंगे। तो ये जो 20 बछड़े हैं, तो अब देखो ये हो गई थर्ड जनरेशन। सो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अब ये 20 में से समझो 18 you find a desirable combination of characters and 2 have been rejected due to some or other reason. Perhaps they might be having certain harmful characters, undesirable characters. तो अब ये जो 18 है उसमें से समझो 9 फीमेल 9 मेल। म्हणजे 9 गाई आणि 9 बैल। आता ह्या 9 पेयर होतील, इन्हें भी हमें करना है क्रॉस। सो मेटिंग ऑफ एनिमल्स इन पेयर बिलोंगिंग टू सेम ब्रीड विच आर क्लोजली रिलेटेड फॉर 4 to 6 जनरेशन इट्स कॉल्ड इनब्रीडिंग। तो अब हमको 9 बछड़े मिलेंगे। उन 9 में से फर्ज करो कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुआ 6 का, बाकी 3 रिजेक्ट हो गए। वापस उनको ऐसा ही आपको करना है क्रॉस। तो 6 में से 3 फीमेल 3 मेल। तो सर आपण काय केलं? आपण चांगल्या गाई चांगले बैल निवडले जे एका ब्रीडचे होते आणि त्यांचा ॲन्सेस्टर कॉमन आहे, म्हणजे दे आर क्लोजली रिलेटेड। म्हणजे आपण साध्या भाषेत म्हणू की त्यांचं रक्ताचं नातं आहे। तो यांना आपण क्रॉस करत करत आणलं फॉर 4 to 6 जनरेशन। सो दिस इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग। और जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसे कहो इनब्रेड पॉपुलेशन। इनब्रेड पॉपुलेशन। देखिए 100% द प्रोडक्शन वुड हैव इंक्रीज्ड देन प्रीवियस। मतलब इस किसान बंधु से पूछा कि 6 साल पहले और आज, तो कहेंगे कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट जो बना है इनब्रेड पॉपुलेशन, उनका पहले से अच्छा है प्रोडक्शन। सो दिस मेथड इज कॉल्ड इनब्रीडिंग, वन ऑफ द मेथड ऑफ ॲनिमल ब्रीडिंग। तो हे जे आपण इनब्रीडिंग केलं फॉर 4 to 6 जनरेशन, याचे काय फायदे आहेत? तो सर ये तो लगभग ऐसा ही है जैसे ग्रेगर जोहान मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था ऑन पी प्लांट। वो क्या करता था? मुट्ठी भर टॉल वैरायटी के बीज लेता था, उनकी बुआई करता था। मुट्ठी भर ड्वार्फ वैरायटी के बीज लेता था, उसकी बुआई करता था। म्हणजे तो मुठ्ठीभर घ्यायचा टॉल व्हरायटीचे दाणे, ते पेरायचा, आणि मुठ्ठीभर ड्वार्फचे। अब जो टॉल है वो समझो 4 फीट है, ड्वार्फ है वो 2 फीट है। तो आपण पक्क नाही सांगू शकत की हे टॉल प्युअर आहे का, होमोजायगस आहे का। ये ड्वार्फ वो तो प्युअर ही रहते, रेसेसिव्ह कॅरेक्टर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन होमोजायगस कंडिशन। हे सध्या नाही समजणार, हे मेंडलिझममध्ये समजेल। तो देखो मेंडल क्या करता था, वो जो टॉल प्लांट है ना एक लाइन में, उनको सेल्फ करता था फॉर एटलीस्ट 3 जनरेशन। तो उसको प्योर लाइन प्रोजेनी मिलती थी। तो सेल्फिंग ऑफ द प्लांट फॉर एटलीस्ट 3 जनरेशन टू ऑब्टेन अ प्योर लाइन प्रोजेनी, तो वैसा ही है इनब्रीडिंग। सो व्हेन यू वांट टू इवॉल्व प्योर लाइन प्रोजेनी, व्हेन यू वांट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन, स्टॉप करा, लेट अस रिझ्यूम। तो आपण हे बोलत होतो की जसं मेंडलच्या हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंटमध्ये
तो काय करायचा, एक टॉल प्लांट आहे, एक ड्वार्फ प्लांट आहे. तो प्युअर टॉल भेटण्यासाठी तो त्याला 3 जनरेशन सेल्फ करायचा. आता ॲनिमल तर युनिसेक्शुअल आहे, फक्त गाईला किंवा फक्त बैलाला सेल्फ नाही करता येत. पण जर ते ब्लड रिलेटिव्ज असेल आणि त्यांना आपण क्रॉस केलं तर इट इज ॲज गुड ॲज सेल्फिंग. फक्त त्याला म्हणतात इनब्रीडिंग. तो सर आप इनब्रीडिंग जो बताए वो समझ में तो आ गया. काय समजलं इनब्रीडिंग म्हणजे? तो सर आपने कहा कि सेम ब्रीड के जो एनिमल है, जो क्लोजली रिलेटेड है, उसमें से अच्छी फीमेल और अच्छे मेल्स को 4 से 6 जनरेशन तक क्रॉस करना. इन मराठी तुम्ही सांगितलं इनब्रीडिंग म्हणजे जे एका ब्रीडचे ॲनिमल आहे, म्हणजे त्यांची ब्रीड सेम आहे, जे क्लोजली रिलेटेड आहेत, म्हणजे त्यांच्यात ब्लड रिलेशन आहे, त्यांच्यातले चांगले मेल आणि चांगले फिमेल हे 4 ते 6 जनरेशनपर्यंत क्रॉस करणे, याला म्हणतात इनब्रीडिंग. आता या इनब्रीडिंगचे मेरिट्स काय आहेत, फायदे? आता लक्ष द्या, हा नीट क्वेश्चन आहे. विच ऑफ द फॉलोविंग कॅनॉट बी अ मेरिट ऑफ इनब्रीडिंग? खालीलपैकी कुठला एक इनब्रीडिंगचा मेरिट असू शकत नाही. बरोबर. पहला मेरिट है कि इनब्रीडिंग की वजह से होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, और होमोजाइगोसिटी बढ़ने से एक स्टेबल पॉपुलेशन बनती है. सो द फर्स्ट मेरिट ऑफ इनब्रीडिंग इज इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी. दूसरा मेरिट, इनब्रीडिंग इज मस्ट if you have to develop a pure line in any animal. म्हणजे तुम्हाला जर प्युअर लाईन कोणत्याही ॲनिमलमध्ये डेव्हलप करायची असेल तर इनब्रीडिंग करणं आवश्यक आहे. सो इट इन्क्रीज द होमोजायगोसिटी. इनब्रीडिंग इज मस्ट इफ यू वॉन्ट टू डेव्हलप अ प्योर लाइन इन एनी एनिमल. दूसरा, इनब्रीडिंग की वजह से क्या होता, एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन. म्हणजे जे सुपीरियर जीन आहे त्यांचं होते एक्यूमुलेशन. कैसे? देखो, आपने 200 में से कितने एनिमल सिलेक्ट किए थे? तो सर 100. कौन से 100? ज्यांच्याकडे चांगले कैरेक्टर होते. फिर देखो, ये जो 50 आपको बछड़े मिले थे उसमें से कितने सिलेक्ट किए? 40. कौन से 40? जिनमें सुपीरियर जीन्स थे. 10 को हमने निकाल लिया. फिर देखो, आपको जो 20 मिले थे उसमें से आपने आगे के लिए 18 यूज किए. तो याच्यामुळं काय होतं, ज्यांच्यात खराब कॅरेक्टर आले ना त्याला आपण प्रत्येक जनरेशनला रिमूव्ह केलं आणि चांगले जीन्सवालेच जमा केले. सो इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन. हमने किसको रिजेक्ट किया? जिनमें अनडिजायरेबल जीन्स थे. तो और एक इनब्रीडिंग का फायदा हुआ, इलिमिनेशन ऑफ लेस डिझायरेबल जीन या अनडिझायरेबल जीन. ते आपण इलिमिनेट केले. इथे तुम्ही किती इलिमिनेट केले? 100 आणि 100 सिलेक्ट केले. इथे तुम्ही किती इलिमिनेट केले? 10 आणि 40 सिलेक्ट केले. यहाँ पर देखो, आपने इलिमिनेट किए 2 और 18 सिलेक्ट किए. यहाँ आपने इलिमिनेट कितने किए? 3 और 6 सिलेक्ट किए. सो इलिमिनेशन ऑफ लेस डिझायरेबल म्हणजे ॲक्युम्युलेशन ऑफ सुपीरियर जीन. प्रत्येक जनरेशनला वाढून राहिली. होमोजाइगोसिटी डेवलप होते आहे, प्योर लाइन. इससे स्टेबल ब्रीड बनता है, कई वर्षों तक वो चलेगा. स्टॅबिलिटी येऊन जातं. तुम्ही पहा, सेल्फ पॉलिनेशनचा एक ॲडव्हान्टेज आठवत असेल जेव्हा तुम्ही सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन पाहिलं तेव्हा, की सेल्फ पॉलिनेशनचा एक मेरिट आपण म्हटला होता जेनेटिकली स्टेबल पॉप्युलेशन. तो वैसे स्टेबल ब्रीड यहाँ पर मिलता है. लास्ट, हार्मफुल जीन्स आर एक्सपोज ड्यू टू इनब्रीडिंग.
म्हणजे पहा, कॅपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कॅपिटल टी स्मॉल टी. आता फार कमी लोकांना हे समजेल मी काय बोलतो आहे ते. तो समजा स्मॉल टी म्हणजे अनडिझायरेबल जीन आहे, पण वो डॉमिनेट किसने किया? कॅपिटल टीने. म्हणजे तो दिसणारच नाही. म्हणजे समजा एक्झाम्पल घ्या की तुमचा ब्लड ग्रुप आहे ए आणि तुमचा जिनोटाईप आहे IA स्मॉल आय. म्हणजे हा जो अलील आहे तो एक्सप्रेस झालाच नाही, बरोबर. तो यहां पर जो रेसेसिव जीन है वो अनडिजायरेबल है, वो सप्रेस है. यहां भी रेसेसिव जीन अनडिजायरेबल है, वो भी सप्रेस है. पण जेव्हा तुम्ही या दोघांना कराल क्रॉस, तेव्हा 10वीत शिकलेला आठवा बरं, प्रोजेनी काय मिळत असते कॅपिटल टी स्मॉल टी वर्सेस कॅपिटल टी स्मॉल टीची. तो सर कॅपिटल टी 1, 2 कॅपिटल टी स्मॉल टी आणि 1 स्मॉल टी. म्हणजे इथे पाहता रेसेसिव्ह जीन झाले एक्सपोज, याला आपण करू रिजेक्ट. तो हार्मफुल जीन्स आर एक्सपोज ड्यू टू इनब्रीडिंग, दे कॅन बी रिजेक्टेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस. तो सर इनब्रीडिंगचे तुम्ही खूप महत्त्व सांगितले. प्युअर लाईन प्रोजेनी भेटते, होमोझायगोसिटी वाढते, सुपिरियर जीनचं ॲक्युम्युलेशन होते, अनडिझायरेबल जीनचं इलिमिनेशन होते आणि हार्मफुल जीनही एक्सपोज होतात जे आपण काढून टाकू शकतो. याचे काही डिमेरिट्स आहे और वो बड़े भयंकर आहे. कंटिन्युअस इनब्रीडिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, सगळे ब्लड रिलेटिव्हच आहे. सो इट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन. तो तुम्ही ज्या फार्मरच्या फील्डवर इनब्रीडिंग केलं होतं तो एक कंप्लेंट सांगतो की ॲनिमल्स आर नॉट कीपिंग अ गुड हेल्थ, they are losing their productivity. Also, their reproductive potential is reduced. म्हणजे शेतकरी तक्रार काय सांगतो की वो जो कैटल्स है उनकी हेल्थ मेंटेन नहीं हो रही है, उनकी प्रोडक्टिविटी पे भी थोड़ा असर दिखने लगा है और त्यांची जी रिप्रोडक्टिव्ह कपॅसिटी आहे ती कमी व्हायला लागली. याला आपण म्हणतो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, लॉस ऑफ विगर एंड फर्टिलिटी. तो इतनी मेहनत करके जो हमने इनब्रीड पॉपुलेशन डेवलप की थी, अब अगर उसमें आ गया इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो सिंगल आउट क्रॉस विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो उसके लिए आपको आगे सीखना होगा कि सिंगल आउट क्रॉस विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम.